महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी एक महत्वाकांक्षी शासक थे। इनका शासन उत्तर प्रदेश के बहराइच में था। जिस समय वह बहराइच पर शासन किया करते थे, उस समय तक इस नगरी का बड़ा हिंदू धार्मिक महत्व हुआ करता था। महाराज त्रिलोकचंद्र ने बहराइच को अपनी राजधानी बनाया तथा उसके बाद एक विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ के शासक विक्रमपाल को पराजित करके इंद्रप्रस्थ वर्तमान समय की दिल्ली राज्य पर अर्कवंशी शासन की ध्वजा को स्थापित किया। इंद्रप्रस्थ को जीतने के बाद महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी ने अपने राज्य का विस्तार किया एवं कई अन्य राज्यों एवं नगरों को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने दिल्ली के संपूर्ण क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र तक के अधिकतर भूभाग एवं अवध के हिस्से को अपने शासन के अंतर्गत कर लिया। इंद्रप्रस्थ जैसे विशाल भूभाग पर शासन करने के बावजूद भी महाराजा त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी जी बहराइच को प्राथमिकता देना नहीं भूले। महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी ने दिल्ली पर शासन करते हुए बहराइच को राजधानी घोषित किया। महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी जी ना तो सिर्फ बहराइच को नाम मात्र के लिए राजधानी घोषित की, बल्कि बहराइच में ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया जो कि भगवान सूर्य के अर्क रूप को समर्पित था। इस मंदिर का नाम महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी ने बालार्क मंदिर रखा। इस मंदिर को बनाने के साथ ही इसके समीप सूर्य कुंड अथवा अर्क कुंड का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के बनने के बाद इसकी महत्ता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इंद्रप्रस्थ पर शासन कर रहे महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी की प्रजा और बहराइच की प्रजा के साथ साथ आसपास के कई राज्यों के लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर तक से आने लगे थे। हिंदू जनमानस में इस बालार्क मंदिर की महत्ता किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं थी। प्रतिवर्ष की ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार के दिन बहराइच में एक विशाल मेले का आयोजन भी महाराज त्रिलोकचंद्र के समय से शुरू हुआ था। भगवान सूर्य के इसी बालार्क मंदिर को तोड़ने भारत के हिंदू, जैन, बौद्ध लोगों को मुसलमान बनाने के लिए जब सैयद सलार मसूद गाजी अपनी 1.5 लाख की हमलावर सेना के साथ बहराइच आ पहुंचा, तो तत्कालीन समय में सरस्वती के तत्कालीन भारशिव नरेश महाराज सुहल देव ने 17 हिंदू राजाओं के साथ मिलकर बालार्क मंदिर की रक्षा की और 1.5 लाख की मुस्लिम सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। वर्तमान समय की दिल्ली, जो कि उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, उस पर अर्कवंशी क्षत्रियों के शासन की ऐसी पकड़ थी कि अगले 170 सालों से भी अधिक समय तक दिल्ली के सिंहासन पर अर्कवंशी क्षत्रिय ही विराजमान रहे, जिसकी शुरुआत महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी ने की थी। तो इस तरह से महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी के बाद उनकी 8 पीढ़ियों ने और अर्कवंशी क्षत्रियों के 9 शासकों ने इंद्रप्रस्थ पर अर्कवंश की गौरवशाली अर्क ध्वजा को लंबे कालखंड तक फहराई रखा। महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी के बाद उनकी पीढ़ियों में शासन करने वाले शासकों के नाम इस प्रकार हैं। पहले महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी, शासन प्रारंभ 918 ईसा से। दूसरे महाराज विक्रमचंद्र अर्कवंशी। तीसरे महाराज अमीरचंद्र अर्कवंशी। चौथे महाराज रामचंद्र अर्कवंशी। पांचवे महाराज कल्याणचंद्र अर्कवंशी। छठवें महाराज भीमचंद्र अर्कवंशी। सातवें महाराज लोकचंद्र अर्कवंशी। आठवें महाराज गोविंद चंद्र अर्कवंशी। इनका शासन 1092 ईस्वी तक रहा। 9वीं महारानी भीमा देवी, लगभग कुछ 6 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने। महाराज गोविंद चंद्र अर्कवंशी अपने विवाह के कुछ समय पश्चात ही युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिस कारण से इनकी कोई संतान नहीं थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात महारानी भीमा देवी ने कुछ वर्षों तक शासन किया, परंतु पति की मृत्यु के कारण इनका मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगा। शोक से इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। इस कारण से इन्होंने अपना विशाल साम्राज्य अपने आध्यात्मिक गुरु हरगोविंद दास को दान में देकर मृत्यु का वर्ण किया और अपनी मृत्यु से पहले साम्राज्य को किसी योग्य शासक को सौंपने की बात कही थी। वह योग्य शासक थे आनंगपाल तोमर, जिनके पूर्वज अरावली की पहाड़ियों पर स्थित थे। चूंकि महाराज त्रिलोकचंद्र अर्कवंशी और महाराज आनंगपाल तोमर के पूर्वजों में घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए इन्हें ही अर्कवंश के इस विशाल साम्राज्य का पालन पोषण करने का अधिकार प्राप्त हुआ तथा इस साम्राज्य के पालन पोषण के लिए इन्हें अर्कपाल एवं सूरजपाल के नाम से संबोधित किया जाने लगा। 1063 के आसपास अजमेर के चौहान शासक ने तोमर राजा को पराजित कर दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया, जिसमें इसी चौहान
कुल में आगे चलकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, जिसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान ने अपना शासन जारी रखा। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच जब दुश्मनी छिड़ गई थी, तब पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए अर्कवंशी क्षत्रियों ने अपनी सेना के सैनिकों के साथ साथ तत्कालीन समय के समस्त अर्कवंशी क्षत्रियों ने पृथ्वीराज चौहान को अपना समर्थन दिया था। जब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के समर्थन वाले शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो उसमें जयचंद ने आला उदल को अर्कवंशी क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध भूमि में भेजा था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच पैदा हुई इस शत्रुता के कारण उस समय भारतवर्ष के शासक 2 भागों में विभक्त थे, जिसका फायदा मोहम्मद गौरी को मिला। मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़े गए युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की सेना में अर्कवंशी क्षत्रियों ने पृथ्वीराज चौहान को अपना भरपूर समर्थन दिया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना में अर्क मंडल नाम का अर्कवंशी क्षत्रियों का समूह होता था, जिसमें अर्कवंशी क्षत्रिय बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते थे। तो इस तरह से अर्कवंशी क्षत्रियों ने पहले दिल्ली पर लंबे समय तक अपना शासन कायम किया। उसके पश्चात अपने पूर्वजों द्वारा दान में दिए गए दिल्ली जैसे विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान को अपना समर्थन देकर जयचंद और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए कई युद्ध भी लड़े। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, धन्यवाद।